हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसमाई घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 27 मई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर डेली शाम को 7:30 बजे हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। चूंकि कल हमारी क्लास किसी कारणवश चल नहीं पाई थी, तो यहाँ पर हम लोग आज 27 और 28 दोनों दिन के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन दोनों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक कर जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, कौन कौन सी खबर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली खबर है, बेंगलुरु में आयोजित होगा भारत का पहला नेशनल एआई समिट ऑन वाटर 2026। ठीक है, तो भारत का पहला नेशनल एआई समिट ऑन वाटर 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? परीक्षा में आपको डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है, तो याद रखिएगा बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, हेडिंग सही सवाल आपकी परीक्षा में डायरेक्टली बन सकता है। चलिए देखते हैं खबर क्या है। भारत का पहला नेशनल एआई समिट ऑन वाटर 2026 27 मई 2026 को बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, जिसकी मेजबानी देखा जाए बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के द्वारा की जाएगी। यहां पर बात करते हैं, इस समिट का आयोजन BWSSB एवं एल्यूट्स टेक्नो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। दोनों संस्थाओं के बीच में देखा जाए 20 फरवरी 2026 को एमओयू हस्ताक्षरित हुआ था। उसी एमओयू के तहत देखा जाए तो ये भारत का पहला नेशनल एआई समिट ऑन वाटर 2026 आयोजित किया जा रहा है। देखते हैं, सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट संचालन, डिजिटल ट्विन, जल हानि प्रबंधन, ऊर्जा अनुकूलन, डेटा गवर्नेंस तथा साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। समिट का उद्देश्य शहरी जल प्रबंधन, सार्वजनिक सेवा वितरण एवं जल संकट समाधान में डिजिटल तकनीकों एवं एआई आधारित जल प्रबंधन को बढ़ावा देना है। यहाँ पर बात करें, BWSSB अपनी डिजिटल परियोजनाओं के जैसे SDADA प्रणाली और GIS मैपिंग, साथ ही साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित जो टैंकर ट्रैकिंग एवं स्मार्ट मीटरिंग प्लेटफॉर्म है उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि भारत का पहला नेशनल एआई समिट ऑन वाटर 2026 का आयोजन कहां पर? बेंगलुरु में। उद्देश्य क्या है इसका? तो यहां पर उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट संचालन, डिजिटल ट्विन, जल हानि प्रबंधन, ऊर्जा अनुकूलन, डेटा गवर्नेंस तथा साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। आगे चर्चा करते हैं, अगली खबर क्या है। अगली खबर है, राष्ट्रीय खेल बोर्ड एवं खेल न्यायाधिकरण नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड एंड स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल रूल 2026 को नोटिफाइड कर दिया गया है। चर्चा करते हैं, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 तथा राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नियम 2026 की अधिसूचना जारी की है। देखा जाए तो राष्ट्रीय खेल बोर्ड राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करने तथा शासन, वित्तीय एवं नैतिक मानकों के अनुपालन की निगरानी हेतु केंद्रीय प्राधिकरण की भूमिका निभाएगा। बात करें तो बोर्ड में एक अध्यक्ष, 2 सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार के द्वारा खोज सह चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी। यहां पर बात करते हैं, राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण खेल संबंधी विवादों के त्वरित, स्वतंत्र एवं किफायती समाधान के लिए समर्पित न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करेगा तथा दीवानी अदालतों पर निर्भरता को कम करेगा। यहां पर देखा जाए तो नियमों में डिजिटल कार्यान्वयन हेतु समर्पित पोर्टल, आभासी सुनवाई तथा ऑनलाइन दस्तावेज प्रस्तुतिकरण एवं आदेशों के डिजिटल अभिलेखों का रखरखाव भी सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय खेल बोर्ड न्यायाधिकरण नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया गया है और ये आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। डायरेक्टली सवाल आपकी मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगली खबर क्या है। भारत अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण खनिज सहयोग समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्को रूबियो जो थे, ठीक है, वो आए हुए थे भारत की यात्रा पर, और उसी दौरान देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में नई दिल्ली में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन की रूपरेखा देखा जाए हस्ताक्षरित की गई। यहां पर बात करें तो यह समझौता वैश्विक प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला के लिए आवश्यक दुर्लभ पृथ्वी तत्वों तथा रणनीतिक धातुओं पर चीन के निर्यात नियंत्रण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच किया गया है। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि चीन जो है, होता क्या है कि चीन के ऊपर अमेरिका जैसे ही प्रतिबंध लगाता है, चीन तुरंत कहता है कि हम जो दुर्लभ खनिज तत्व हैं उन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो दुर्लभ खनिज तत्व है पूरी दुनिया को, वो चीन से प्राप्त होते हैं। तो इस दौरान देखा जाए तो विभिन्न देश, अमेरिका, भारत की निर्भरता चीन पर दुर्लभ खनिजों के लिए है ही, और इसी निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से भारत और अमेरिका के बीच में देखा जाए तो महत्वपूर्ण खनिज सहयोग समझौता हस्ताक्षरित किया है। यहाँ पर बात करते हैं
विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की उपस्थिति में खनन प्रसंस्करण पुनर्चक्रण से संबंधित निवेश सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई है। यहाँ पर देखा जाए समझौते का उद्देश्य लचीला तथा विविध आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, परियोजनाओं के वित्त पोषण को बढ़ावा देना, महत्वपूर्ण खनिजों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। यहाँ पर देखा जाए जो क्वाड कंट्रीज हैं, क्वाड कंट्रीज ने ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री निगरानी, बंदरगाह अवसंरचना विकास तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान को कम करने के लिए नई नई पहलों की घोषणा भी की है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे देखते हैं, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से कराई जाएगी आध्यात्मिक यात्रा। यहाँ पर जो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है, इसके बारे में आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि अक्सर आपकी परीक्षाओं में रेलवे से संबंधित जो करंट अफेयर होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, चाहे बीसीएस की परीक्षा हो या रेलवे की परीक्षा हो। पीसीएस की परीक्षाओं में रेलवे से संबंधित सवाल जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पर बात करें, भारतीय रेलवे एवं आईआरसीटीसी के द्वारा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन अभियान के अंतर्गत 11 रात और 12 दिन के लिए विशेष आध्यात्मिक यात्रा शुरू की जाएगी। यहाँ पर देखा जाए योग नगरी ऋषिकेश से रेलवे स्टेशन से विभिन्न तिथियों को संचालित होंगी, जिसमें देखा जाए 7 ज्योतिर्लिंग दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। यात्रा के दौरान देखा जाए जो ये भारत गौरव यात्रा है, बेसिकली आपको याद रखना है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन यात्रा किसके द्वारा संचालित की गई है, तो 2 लोगों के द्वारा, यहाँ पर मतलब 2 संस्थाओं के द्वारा, जो ये आईआरसीटीसी है, ठीक, और भारतीय रेलवे, ये दोनों मिलकर इसको संचालित कर रहे हैं। यही पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके अंतर्गत देखा जाए 7 ज्योतिर्लिंग तथा दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन कराया जाएगा। ठीक है, और इन 7 ज्योतिर्लिंगों में कौन कौन से सम्मिलित है, ठीक, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ देखा जाए दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर, रामेश्वरम, मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सम्मिलित है। ठीक है, यहां पर देखा जाए इसके अंतर्गत विभिन्न जो यात्रा है, भारतीय संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखा जाए, यात्रा को बढ़ावा देने, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट की गई है। चलिए आगे देखते हैं, बाजरा उपन्यास का द्वितीय संस्करण जारी किया गया है। अब ये जो बाजरा उपन्यास, इसके बारे में जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है, ने लेखक निरंजन देव शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास बाजरा का दूसरा संस्करण का विमोचन किया है। तो याद रखना, ये जो बाजरा उपन्यास है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है निरंजन देव शर्मा। ठीक, और बुक्स एंड ऑथर के दृष्टिकोण से ये पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर बार यूपी पीसीएस में 1 से 2 सवाल ऐसे होते हैं जो विभिन्न पुस्तकों से आते हैं, चाहे वो पुस्तक बहुत चर्चित पुस्तकें रहती हैं, या फिर देखा जाए कोई ऐसी पुस्तक जिसने कोई इनाम जीता है, ठीक, अवार्ड प्रदान, मतलब उस पुस्तक को अवार्ड प्रदान किया गया, तो ऐसी पुस्तकें आपके परीक्षा में पूछी जाती हैं अक्सर। देखते हैं, इस उपन्यास का प्रकाशन आधार प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। पुस्तक में वर्ष 1971 से 1992 के बीच में भारत में घटती महत्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। उपन्यास में क्षेत्रीय संघर्षों के प्रभाव, ग्रामीण शहरी अर्थव्यवस्था में बदलाव तथा सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों के उदय की प्रमुखता से दर्शाया गया है। देखा जाए तो यह कृति आधुनिक भारतीय समाज को प्रभावित करने वाले ऐतिहासिक परिवर्तनों तथा सामाजिक संरचना के विकास को रेखांकित भी करती है। ठीक है, तो याद रखना है बाजरा उपन्यास किसका है, निरंजन देव शर्मा का। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है, किमी एंटोनेली ने जीता कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब। ठीक है, किमी एंटोनेली ने जीता कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब। चर्चा करते हैं, ये 19 वर्षीय इटली के मर्सिडीज चालक हैं किमी एंटोनेली। इन्होंने कनाडा में मॉन्ट्रियल स्थित सर्किट गिल्स वेलेन्यू में आयोजित 64वें कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीत लिया है। देखा जाए तो यह उनकी लगातार चौथी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीत रही है। इससे पहले वह चीन, जापान, मियामी ग्रैंड प्रिक्स भी जीत चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए चीन, जापान, मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीतने के बाद अब कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, किमी एंटोनेली ने जीता है। यहां पर देखा जाए प्रतियोगिता में ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने फेरारी के लिए दूसरा तथा नीदरलैंड के देखा जाए मैक्स वेरास्टैपन जो थे, इन्होंने रेडबुल की रेसिंग के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, पहले स्थान पर कौन रहे, किमी एंटोनेली रहे, मर्सिडीज चालक है। वहीं पर देखा जाए दूसरा स्थान किसका है, लुइस हैमिल्टन, ठीक, फरारी के चालक है। साथ ही साथ देखा जाए मैक्स वेरास्टैपन, ये रेडबुल जो रेसिंग कार है उसके चालक है। ठीक, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं, 2026 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स FIA फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 22 रेसों में 5वां चरण होता है। इसमें पहली बार देखा जाए स्प्रिंट फॉर्मेट शामिल किया गया है। एंटोनेली ने ड्राइवर्स चैंपियनशिप में अपने साथी चालक जॉर्ज रसेल पर 43 अंक की बढ़त बना ली, जबकि रसेल इंजन खराबी के कारण रेस को पूरी नहीं कर सके थे। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 किसने जीता है, किमी एंटोनेली ने जीता है। ये इनका चौथा खिताब था। इससे पहले देखा जाए चीन, जापान और मियामी ओपन जीत चुके हैं। साथ ही साथ दूसरे स्थान लुइस हैमिल्टन का, तीसरा स्थान देखा जाए मैक्स वेरास्टैपन का रहा। आगे देखते हैं, एलियास जॉर्ज बने फेडरल बैंक के अंशकालिक चेयरमैन। ठीक है, जो एलियास जॉर्ज हैं
ये फेडरल बैंक के अंशकालिक चेयरमैन बन गए हैं। यहाँ पर बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व आईएएस अधिकारी एलियास जॉर्ज को फेडरल बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल का अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किया है। ठीक है, देखा जाए यह नियुक्ति 23 मई 2026 से प्रभावी हुई तथा उनका कार्यकाल 3 वर्षों का रहेगा। 1982 बैच के आईएएस अधिकारी एलियास जॉर्ज को सार्वजनिक प्रशासन, अवसंरचना, वित्तपोषण एवं सार्वजनिक उपयोगिता संचालन में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह सितंबर 2023 से फेडरल बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने केपीएमजी में वरिष्ठ भागीदारी के रूप में कार्य किया। साथ ही साथ अवसंरचना, सरकार एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का नेतृत्व भी किया है। उन्होंने केरल में अतिरिक्त मुख्य सचिव, कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन जैसे महत्वपूर्ण पद भी संभाले हैं। और अब देखा जाए इनको फेडरल बैंक में अंशकालिक चेयरमैन बना दिया गया है। तो नाम याद रखिएगा, एलियास जॉर्ज। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। 79वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जेनेवा में आयोजित हुई है। ठीक है, जो 79वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? जेनेवा में किया गया है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा। देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 18 से लेकर 23 मई 2026 तक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 79वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आयोजित की गई, जिसका विषय क्या था? इसका विषय था रीशेपिंग ग्लोबल हेल्थ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रीशेपिंग ग्लोबल हेल्थ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका थीम था। और इसी थीम पर देखा जाए 79वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन जेनेवा में किया गया। चलिए देखते हैं, असेंबली की अध्यक्षता किसने की है? तो डोमिनिकन रिपब्लिक के स्वास्थ्य मंत्री विक्टर अताल्ला लजाम के द्वारा की गई है। ठीक है, जो यहां पर देखा जाए डोमिनिकन रिपब्लिक है, उसके जो स्वास्थ्य मंत्री है विक्टर अताल्ला लजाम, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। यहां पर बात करें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सत्र को संबोधित करते हुए हेल्थ फॉर ऑल दृष्टिकोण के तहत भारत की समता मूलक तथा जन केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं की प्रतिबद्धता को यहां पर दोहराया। यानी कि याद रखिएगा, जो 79वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जेनेवा में आयोजित की गई थी, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऐसा सवाल आपसे पूछे तो जेपी नड्डा ने किया था। देखा जाए तो सदस्य देशों ने स्ट्रोक, तपेदिक, यहां पर देखा जाए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन देखभाल, हीमोफीलिया एवं प्रिसीजन मेडिसिन सहित 20 से अधिक निर्णय तथा 13 प्रस्तावों पर जो अपनी चर्चा की तथा उन्हें पारित किया। असेंबली में पहली बार स्ट्रोक को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसका देखा जाए नेतृत्व किसने किया था? तो मिस्र ने किया था। यह पॉइंट याद रखना है कि पहली बार जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आयोजित की गई थी, उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि जो स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता देने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। और यहां पर देखा जाए इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व मिस्र के द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, समुद्री सुधार उत्सव पहल का शुभारंभ किया गया है। यहां पर देखा जाए मैरीटाइम रिफॉर्म उत्सव इनिशिएटिव का शुभारंभ किया गया है। चर्चा करते हैं, पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में 12 वर्षों के समुद्री सुधार के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी मैरीटाइम रिफॉर्म उत्सव का शुभारंभ किया है। ठीक है, देखा जाए तो यह पहल विकसित भारत 2047 के तहत डिजिटल गवर्नेंस, कारोबार सुगमता के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म मंत्र के माध्यम से समुद्री क्षेत्र में परिवर्तन को गति देने हेतु शुरू की गई है। अब यहां पर एक आपको कीवर्ड मिल गया है जो आप अपने मुख्य परीक्षा में यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि बहुत शानदार कीवर्ड है। ये कीवर्ड है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म। ये पॉइंट्स जब आप अपनी मुख्य परीक्षा में निष्कर्ष लिखते हैं, इस कीवर्ड्स को नोट कर लीजिएगा। कहीं आप अपनी डायरी जो आपकी है, उस डायरी में इस कीवर्ड को नोट करिएगा। जब आप निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष में आप इस पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुधारों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, शिकायत निवारण तंत्र, समयबद्ध परियोजना कार्यान्वयन, परिणाम आधारित समीक्षा प्रणाली को मजबूत करने पर बल दिया गया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के अंतर्गत देखा जाए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं मोबाइल ऐप विकसित किए जाएंगे जो रियल टाइम सेवाएं, डिजिटल दस्तावेजीकरण तथा एआई आधारित गवर्नेंस में बढ़त देगी। पहल के अंतर्गत समुद्री प्रौद्योगिकी, डिजिटल गवर्नेंस, अंतर मंत्रालयी समन्वय तथा कौशल विकास पर ध्यान भी दिया जाएगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और स्पाइसेस बोर्ड इंडिया के बीच में एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। ठीक, खबर क्या है देखते हैं। आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और स्पाइसेस बोर्ड इंडिया ने भारत के पारंपरिक वेलनेस और प्राकृतिक उत्पाद क्षेत्र में मजबूती लाने के लिए नई दिल्ली में एक एमओयू हस्ताक्षरित किया है। इस समझौते पर अनुराग शर्मा तथा MS मणिवन्नन
ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं। देखा जाए तो साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर जो आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और स्पाइसेस बोर्ड इंडिया के बीच में एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आयुष औषधीय मसाले, न्यूट्रोस्यूटिकल तथा आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात संवर्धन, गुणवत्ता आश्वासन, नवाचार एवं वैश्विक बाजार विस्तार को बढ़ावा देना इसका मुख्य विषय है। और यहाँ पर समझौते में ब्रांडिंग, गुणवत्ता मानक, शोध, ट्रांसबिलिटी, कोडेक्स एंगेजमेंट तथा वैश्विक व्यापार संवर्धन पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, और इस पहल से निर्यातकों, किसानों, एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों के नए अवसर मिलने तथा साथ ही साथ भारत के वैश्विक वेलनेस सेंटर की अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत करने में देखा जाए महत्वपूर्ण भूमिका ये एमओयू निभाएगा। और इसी वजह से इस एमओयू को आपको याद रखना है कि जो भारत के आयुष उत्पाद है उनको एक्सपोर्ट किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और स्पाइसेस बोर्ड इंडिया के बीच में एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नीलम मीणा बनी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी। यहाँ पर बात करते हैं, नीलम मीणा को 25 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली भारत की पहली, यहाँ पर देखा जाए राज्य की पहली महिला अधिकारी है। ठीक है, अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुई हैं और पश्चिम बंगाल की पहली महिला अधिकारी बनी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनने वाली पहली महिला है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम क्या है, नीलम मीणा। जिस प्रकार से अनु गर्ग का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उड़ीसा की मुख्य सचिव बनी थी, उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन, नाम था अनु गर्ग। उसी प्रकार से ये नाम याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बनी है, इनका नाम क्या है, नीलम मीणा इनका नाम है। चलिए देखते हैं, उनकी नियुक्ति भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है। नीलम मीणा 1998 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी तथा पश्चिम बंगाल कैडर से संबंधित है। देखा जाए तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य स्तर पर चुनाव प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के अंतर्गत कार्य करता है। यहाँ पर देखा जाए यह पद मतदाता सूची तैयार करने, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, चुनाव संचालन, निर्वाचन संबंधी प्रशासनिक कार्यों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। नीलम मीणा को मनोज कुमार अग्रवाल के स्थान, नीलम मीणा ने किसका स्थान लिया है, मनोज कुमार अग्रवाल का स्थान लिया है, जिन्हें पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव कौन बन गए हैं, तो मनोज कुमार अग्रवाल बन गए हैं और इनके स्थान पर नीलम मीणा जो है इनको बना दिया गया है यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। केरल में स्थापित हुआ भारत का पहला निजी मेडिकल म्यूजियम। अब ये जो भारत का पहला निजी मेडिकल म्यूजियम है ये कहां पर स्थापित किया गया, सवाल आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पूछा जाता है, याद रखिएगा केरल में स्थापित किया गया। देखते हैं, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के उल्लूर क्षेत्र में 25 मई 2026 को म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स, नाम क्या है, म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स का उद्घाटन किया गया। यह भारत एवं केरल का पहला निजी मेडिकल म्यूजियम है। ठीक है, संग्रहालय की स्थापना ए शिवारमन के द्वारा की गई है, जिन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम में कलाकार मॉडल के रूप में कार्य करते हुए चिकित्सा शिक्षण सामग्री तैयार की। यहाँ पर बात करें, मेडिकल म्यूजियम में शरीर रचना विज्ञान, भ्रूण विकास, माइक्रोबायोलॉजी एवं चिकित्सा इतिहास से संबंधित दुर्लभ मॉडल, चार्ट, अभिलेख तथा फोटोग्राफ यहाँ पर संरक्षित और संग्रहित किए गए हैं। संग्रहालय में भ्रूणीय विकास, रक्त संचार, कोशिका विभाजन, दांतों की संरचना, हृदय विकास और रक्त वाहिकाओं की संरचना जैसे विषयों को प्रदर्शित भी किया जाएगा। ठीक है, यह पहल चिकित्सा छात्रों एवं शोधकर्ताओं को जटिल जैविक प्रक्रियाओं के व्यवहार रूप में समझने में मदद प्रदान करेगी। और इसी वजह से आपको याद रखना है, चूंकि ये भारत का पहला है, इस वजह से याद रखिएगा कि भारत का पहला निजी मेडिकल म्यूजियम कहां पर स्थापित किया गया है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के उल्लूर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे ने हैदराबाद में शुरू किया चिराग उत्कृष्टता केंद्र। अब ये जो चिराग उत्कृष्टता केंद्र है ये किसके द्वारा शुरू किया गया और कहां पर शुरू किया गया है, तो सबसे पहले याद रखो भारतीय रेलवे के द्वारा। कहां पर, हैदराबाद में। पॉइंट्स तैयार आपका, देखते हैं। भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रबंधन तथा डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से चिराग नामक उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की है। इंडियन रेलवे के इस नए केंद्र का उद्घाटन 25 मई 2026 को हैदराबाद के मौला अली स्थित CSR ग्राउंड्स में किया गया। देखा जाए तो यह केंद्र जोनल रेलवे प्रशिक्षण संस्थान के निकट स्थापित किया गया है। चिराग का पूर्ण रूप क्या है, चिराग का पूर्ण रूप है सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एनालिटिक्स इन गवर्नेंस। ठीक है, यह है चिराग का पूर्ण रूप। और चिराग का पूर्ण रूप जरूर याद रखिएगा, जिस प्रकार से आपकी लेखपाल की परीक्षा हुई थी उसमें मानव का पूर्ण रूप पूछ लिया था। ठीक है, मानव में N का पूर्ण रूप पूछ लिया था, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर चिराग का पूर्ण रूप याद रखना है। चलिए देखते हैं,
इसे भारतीय रेलवे के मानव संसाधन प्रबंधन अनुसंधान तथा डिजिटल परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अब चलते हैं अंत में कुछ सवाल हैं, जिन सवालों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल क्या है? पहला है कि भारत का पहला नेशनल एआई समिट ऑन वाटर 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या मुंबई? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 किस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है? राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025, भारतीय खेल प्राधिकरण अधिनियम 2024, खेल न्यायाधिकरण नियम अधिनियम 2026 या युवा कार्यक्रम अधिनियम 2025? ठीक है, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 79वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2026 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा या रोम? क्वेश्चन नंबर 4 है, नीलम मीणा किस राज्य की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनी है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या कर्नाटक? क्वेश्चन नंबर 5 है, चिराग उत्कृष्टता केंद्र किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग, भारतीय रेलवे, आयुष मंत्रालय या भारत निर्वाचन आयोग? ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने आपसे 5 सवाल पूछे और लगभग 15 से 16 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक थे 27 मई 2026 के, जिन पे हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। ठीक है, तो इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा और इस वीडियो की क्लास पीडीएफ पीपीटी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। साथ ही साथ आप ऐप पर जाके इसके एमसीक्यू अटेंड कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।